दो जो है वो रूल कर चुके हैं बेसिकली ऑप्टिक्स में। एक तो तीनों जो हमारी जो रेज होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जिसका सिर्फ एक ही इम्प्लीकेशन है कि तुम्हें 3D में काम नहीं करना पड़ेगा, 2D में काम करके काम चल जाएगा। दूसरा, तुमने पढ़ाई होगा बचपन से ही 10th क्लास में कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल लेते कैसे, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच के एंगल को आर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन करता हूं जो IIT JEE एडवांस में आया है। ठीक है सर, इतनी छोटी सी बात के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पे तुम्हारी एक और नॉलेज टेस्ट हो जाएगी जिसकी तुम्हें नफरत है, वो है वेक्टर वाली। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन, हिंदी में भी बता दूंगा। एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रही है इन डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप प्लस √3j कैप बाय 2 इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर। तो आपतित होती है एक समतल दर्पण के ऊपर। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन यानी कि परावर्तित किरण की जो दिशा है वो है आई कैप माइनस √3j कैप बाय 2। तो पूछा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन का कोण ज्ञात करो। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन का कोण ज्ञात करो। आपतन का कोण, कोण की स्पेलिंग क्या होती है? तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। कोण ऐसे, ठीक है। तो हिंदी में लिख लेना, हिंदी वाले कैसे लिखेंगे कि आई कैप प्लस √3j कैप बाय 2 की डायरेक्शन में एक किरण जा रही है और वह दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण आई कैप माइनस √3j कैप बाय 2 दिशा में जाती है, तो आपतन कोण हमें ज्ञात करना है। मैं थोड़ा समझा दूं तुम्हें, सॉल्यूशन जो है वो कैसे करना है, फिर तुम करना। इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, तुम करोगे। और ये देखो सवाल कब आया, ये आया IIT एडवांस में 2013 में। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन में मैं तुम्हें सिर्फ ये बता दूं कि ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, यहां पर ये इंसिडेंट हुई ऐसे करके, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, इसका डायरेक्शन दे रखा है, इसका डायरेक्शन दे रखा है, और पूछा है एंगल आई क्या होगा, ये एंगल आई है। तो अगर तुम दो वेक्टर के बीच का है ना एंगल निकाल सको, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हें ये वाली बात मालूम है तो शायद तुम ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, भूले तो नहीं? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन में मोड ऑफ a मोड ऑफ b। अगर ये भूल गए तो बता दूं ये भी तुम्हें, हालांकि तुम्हारे मैथ अब आएगा 12th में। ऐसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, मोड ऑफ a मोड ऑफ b। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, बस एक छोटी सी गलती रहेगी जो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो उसको ट्राई करो जरा, देखते हैं क्या आंसर निकल करके आता है। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, 30, 45, 60, 75। ट्राई करो जरा इसको। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा। तो हालांकि कईयों का इसका आंसर गलती से भी ठीक आ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा गलती से ठीक आया मृदुल, मैं वैसे बता रहा हूं। तो आर इज, तुम चेक कर लेना कि तुमने कंसेप्ट ठीक लगाया कि नहीं लगाया। तो आर भी आई के बराबर ही है, तो बेसिकली दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 2i। तो ये वाली बात गलत हो गई, 2i नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। तो ये एंगल हम बोलते हैं। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 माइनस में 2i। अगर तुमने 2i लिखा तो तुम्हारे साइन की गड़बड़ होती है, तुम्हारे आंसर भी गड़बड़ा सकता है इवेंचुअली। ठीक है, खैर पहले दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो कोस दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हुआ? 180 माइनस 2i। 2i नहीं, 180 माइनस 2i। दिखाऊंगा तुम्हें आगे गड़बड़ कैसे हो जाएगी इसी कारण। तो a डॉट b, दोनों का डॉट लेंगे, क्या बनेगा? आई कैप प्लस √3j कैप बाय 2 डॉट आई कैप माइनस √3j कैप बाय 2। दोनों का मोड तो 1 1 ही है, तो 1 1 कर दिया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसको देखो 1/4, 3/4, तो 1 1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये 180 कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस का कोस थीटा, यानी कितना बनेगा यहाँ पे? माइनस का कोस 2i। अगर तुमने सीधा डायरेक्ट कोस 2i लिखा तो यहाँ पे प्लस का कोस 2i आएगा, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, देखो कितना आएगा।
तो 2 कितना हो जाएगा 4, 2 4, i डॉट आई 1, j डॉट जे 1 और √3 बनेगा 3 और आगे एक साइन माइनस का भी है। तब आया माइनस का cos 2i इज इक्वल टू माइनस का हाफ। अब अगर तुमने यहां पे 2i लिखा होगा तो cos 2i हाफ कितने पे होता है 120 डिग्री पे होता है, तो 2i का वैल्यू आएगा 120, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आंसर गलत आ गया। और ऑप्शन भी है, ऑप्शन क्या है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो यहां पे तुम देखो, अगर तुम 180 माइनस 2i नहीं लिया, तुमने दोनों के बीच के एंगल को 2i मान लिया, तो तुम यहाँ पे 2i चलाओगे तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। तो वहां पे कंफ्यूजन अराइज हो जाएगी कि cos 2i अगर माइनस हाफ है तो 2i 120 है, तो i कितना हो गया 60, और 60 टिक कर सकते हो, जबकि आंसर क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने 180 माइनस 2i लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो cos 2i हमारा कितना हो जाएगा हाफ, और cos हाफ कितने पे होता है 60 डिग्री पे, तो 2i अगर 60 डिग्री हो गई तो i कितना हो गया 30 डिग्री। तो इस वाली भूल से बचना बच्चों, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो 2i नहीं है, 180 माइनस 2i, क्योंकि इसका दो वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन हम जब निकालते हैं, दो वेक्टर्स के दो स्पेशली इंसिडेंट रे वेक्टर दे रखा हो कि इंसिडेंट रे का वेक्टर दे रखा हो, तो ये इंसिडेंट रे का वेक्टर हो गया, ये रिफ्लेक्टेड का, तो दोनों की पूंछ से पूंछ मिलाते हैं, एक का हेड और दूसरे की टेल नहीं मिलाते। भूले तो नहीं वेक्टर के बेसिक लॉज, ठीक है। तो यहां से हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री निकल करके आएगा, तो इसमें ये वाली गलती मत करना, ठीक है। चलो आगे अब हम कर लेते हैं कि अगर प्लेन मिरर की जो इमेज होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक एक करके इमेज बनाना सीख लेते हैं और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल सकते हैं इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर, तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एक प्लेन मिरर बनाएं, तो मैंने ये एक प्लेन मिरर बना लिया है, ठीक है, और ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे प्लेन मिरर मेरा, तो ठीक कर लेते हैं इसको, टेढ़ा नहीं रहने देते। अब ठीक ही लग रहा है रिलेटिवली, अभी भी थोड़ा है लेकिन चलेगा, चलो इतना तो चलने दो, अब कौन करेगा बार बार। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया भाई। अब इसकी इमेज देखो कैसे कैसे बने। तो तुमने एक रे भेजी सीधी ऐसे, तो ये रे तुम्हारी वापस लौट आएगी, तुमने ऐसे भेजी तो ऐसे ही वापस लौट आएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि तुमने रे ऐसे भेजी तो ऐसे ही वापस आ गई। दूसरी रे तुमने कहीं भी भेजो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुमने यहां पे भेजी तो वो तुम्हारी उतने ही एंगल पर आगे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे उतने ही एंगल पर, ठीक है। अब ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड तुम्हारी ये, तुमको सर ये तो इंसिडेंट भी थी, हाँ इंसिडेंट इधर थी, रिफ्लेक्टेड इधर होगी, ठीक है। और जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वो तुम्हारा क्या बनता है, वो तुम्हारा बनता है भाई इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रे आगे तो मिलेंगी नहीं क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है, तो पीछे मिलानी पड़ेंगे। तो पीछे मिलाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, इसको पीछे ले गए और इसको भी हम यहाँ पर पीछे ले गए, ठीक है। तो करीब करीब यहाँ हमारा इमेज बनेगा। थोड़ा इसको डॉटेड भी कर दें क्योंकि टेक्निकली ये हमारा पीछे जो रेज है वो डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा डॉटेड कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके जो है वो प्रॉपर्टीज बनेंगे हमारे। तो ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणधर्म की बात करें, ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म। अच्छा मैं साथ लिख दूं क्या हिंदी, क्योंकि लिख तो कोई भी नहीं रहा। अच्छा मैं भूल जाता हूँ बार बार, लिख तो कोई आ ही नहीं, नोट्स तो कोई बना ही नहीं रहा। ये तुम्हारे ये कोरोना ने जितना ज़्यादा बच्चों को जो है वो इतना ज़्यादा निकम्मा कर दिया एक हिसाब से कि नोट्स बनाने नहीं है, क्लास भी कई लोग तो रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो अपनी मर्जी से लगाते हैं तो लगाते हैं, नहीं लगाते तो नहीं लगाते। नहीं सर मैं बना रहा हूँ, ऐसे तुम बना रहे हो, अच्छी बात है मृदुल, हम मतलब बहुत कम बनाते हैं। और ऊपर से आने जाने का भी बिल्कुल वो नहीं रहा, ट्यूशन पे आने जाने का भी ना, उठने का भी, तो बहुत ही ज़्यादा आलसी जो है वो बच्चे हो गए। ऊपर से ये यूट्यूब वगैरह की जो ऑनलाइन रहने की आदत, जो स्क्रीन टाइम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सर मैं तो मी टू, अच्छा मी टू बोल रहे, ठीक है, चलो चलो, टू में टी डबल ओ लिखो ना, हाँ
तो मैं तो ऐसे मेरे को लगता है हिंदी लिखी इंग्लिश लिखी। अच्छी बात है, जो नोट्स बना रहा है वो अच्छी बात है, नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। खैर, और स्क्रीन टाइम भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और आधे लोग तो मैं जानता हूँ, कुछ लोग तो ऑन करके गेम भी खेलते होंगे, एक आधे तो कभी कभी बीच में एटलीस्ट खेल लेते होंगे। चलो अब हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई हमारी, देखो जरा, इसको मैं एम ले लेता हूँ। तो अब ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है अभी तुम जानते हो, आई ऑल्सो, बढ़िया है, जो नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो ये जो एंगल है ना, तुम्हारा इसके बराबर होगा। तो ये अगर तुम्हारा एंगल आई है तो ये भी एंगल तुम्हारा आई ही होगा। इसको मैं थीटा बोल दूं तो तुम्हारा ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अब अगर ये थीटा है तो जेड वाले नियम से ये एंगल भी थीटा हो गया, और अगर ये थीटा है तो कोरस्पॉन्डिंग वाले एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, दो एंगल सेम हो गए, तीसरा एंगल भी सेम होगा, और एक साइड कॉमन होगी। जब तीनों एंगल सेम हो, एक साइड कॉमन, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट ट्रायंगल। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। किसी याद है, एक होता है सिमिलर ट्रायंगल, एक होता है कॉन्करेंट। सिमिलर में तो रेशियो सेम होते हैं, कॉन्करेंट ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बता सकता है? किसी को याद है हिंदी में? बताना जरा, मेरी थोड़ी हिंदी तुम सुधारो, हर साल थोड़े बच्चे सुधार के जाते हैं। सर्वंगसम, ओ तेरी, ये तो बहुत मुश्किल नाम हो गया। खैर एनीवेज, तो मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर कॉन्करेंट को बोलते हैं भाई, मैं भी नोट्स बना लेता हूँ अपने थोड़े धीरे धीरे। सर्वंगसम, अच्छा, और सिमिलर को क्या बोलते हैं? सिमिलर को भी बताना क्या बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, सारी साइड बराबर होती है। तो यहाँ पे पहली चीज क्या निकल कर आएगी, ओ एम इज इक्वल टू आई एम निकल करके आएगा। तो पहली चीज निकल करके आएगी ओ एम इज इक्वल टू आई एम, यानी कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर तुम्हारा प्रतिबिंब भी बनेगा, जितनी दूरी पे तुम्हारी सर्वांगसम। अच्छा अच्छा, सर्वांगसम, चलो ठीक है। अरे वाह, हिंदी में लिख दिया तुमने, सर्वांगसम, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया बहुत बहुत। और समरूप, हाँ, सिमिलर का मुझे शायद थोड़ा मालूम था, सिमिलर को समरूप बोलते हैं, हालांकि मैं भूल गया था, लेकिन मैंने सुना हुआ है समरूप। चलो खैर, तो सिमिलर यानी कि समरूप में क्या होता है बच्चों, उसमें साइड्स का रेशियो सेम रहता है। और सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइड्स बराबर होती है, ठीक है। ओ एम आई एम के बराबर हो गया, ये हमने पहली प्रॉपर्टी यहां पर कर ली है, ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी है कि इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है अगर ऑब्जेक्ट रियल है। हालांकि हम ये देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर देंगे तो इमेज रियल हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल तो फिर इमेज वर्चुअल, आभासी बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। सर वो कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्करेंट नहीं, कौन, ठीक ठीक है, चलो ये भी मैं तुम्हारी मान लेता हूं विशाल, कॉन्ग्रुएंट। ये मैं बहुत समय हो गया यार मैथ का वो, क्योंकि वो तो अपना शायद 10th क्लास में छूट जाता है ना, 11th में आता ही नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट की स्पेलिंग भी मैं देख लेता हूँ, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है चलो। तो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है चलो। स्पेलिंग तो मेरी वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, और ये तो मैं भूल भी चुका था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है चलो, समझ गया मैं। इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बनता है, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज बनता है रियल, ठीक है। देखो ये कैसी कैसी गलती कर, मैंने यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट लिख दिया है कॉन्ग्रुएंट कर देता है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये तो मुझे बेइज्जती से बता रहे हो, तुम्हारे सामने बेइज्जती हो रही, नहीं तो एक बार हुआ क्या था कि मेरी स्पेलिंग वैसे इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है, और जो ये वोवल्स है तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कहाँ लगाने। तो एक बार ऐसे ही मैं उसके लिए गया था, जॉब इंटरव्यू चल रहा था मेरा, तो उन्होंने बोला कि कोई डेमो में कुछ पढ़ाओ, तो फिर मैं इलेक्ट्रोसेट्स पढ़ाने लग गया। तो मैं कूलम में भूल गया कि, अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया इलेक्ट्रोसेट्स, अब मैं कूलम की स्पेलिंग भूल गया कि कूलम की स्पेलिंग जो है वो COULOMB लिखूं या COLOUMB लिखूं ना। तो इस तरह से मेरे मन में कंफ्यूजन आ गया, मेरे कि फिर मैं हिम्मत करके मैं एक स्पेलिंग की तरफ चला ही गया कि ठीक होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पहला इंप्रेशन देखो, तुम सपोज तुम बोलोगे तुम जेई के बच्चों को पढ़ा दोगे, नीट के बच्चों को पढ़ा दोगे, और तुम जाकर के इलेक्ट्रोसेट्स में कूलम लो लिख रहे हो और पहली कूलम की स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हो ना। तो ऐसे भी होता है मेरे साथ। एक्सेलेरेशन स्पेलिंग में हो गया था, एक बार मैं दे रहा था तो मैंने एक्सेलेरेशन स्पेलिंग जो है ये वाली लिख दी थी, एक्सेलेरेशन ये होती है, मैंने ये लिख दी ये वाली। तो इस तरह की हरकतें मेरे साथ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग में, तो वहाँ पर भी मैं सॉर्ट ऑफ मेरी बेइज्जती हुई थी।
कि स्पेलिंग तो ठीक कर लो कम से कम। तो ठीक है, तुम मुझे कम से कम ये कॉन्ग्रेंट वाली बात बता करके बेइज्जती से बचा रहे हो, जो मेरी कभी ना कभी कहीं ना कहीं होती। तो आज ही हो जाए तुम्हारे सामने, ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारे सामने तो कोई ज़्यादा बेइज्जती लगेगी नहीं मुझे। खैर, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने अगले वाले बात के ऊपर, है ना। तो तीसरा हमारी बात होती है यहाँ पे कि ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। पहले इससे ज्यादा हम वो कर लेते हैं, एम का वैल्यू 1 होता है। एम यहां पर होता है आवर्धन, या हिंदी में इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैं तो आपके की भूल गया था एक बार, मैं तो आप एप्पल की भूल गया था एक बार। अच्छा चलो ठीक है, तो एप्पल की तो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एप्पल के तो स्मार्टफोन जब से आगे कम से कम तब से तो नहीं भूलना चाहिए। आगे में भी ABCD एप्पल के स्मार्टफोन से स्टार्ट हो। तो एम का वैल्यू 1 है। एम का वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं आवर्धन, ठीक है। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन जो है वो यहां पर अपना कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। तो इसमें बड़ी अगर तुम अपने आप को शीशे में देखते हो तो तुम अपने आप को जो है वो बड़े नजर नहीं आते, तुम्हारी सेम हाइट नजर आती है। ऑल दो, है ना, ये प्लेन मिरर की बात है। हालांकि जो शोरूम वगैरह वाले हैं वो शायद दूसरे लेंस यूज करते हैं, दूसरे मिरर में भी पता नहीं सिलेंड्रिकल होते हैं, नहीं कौन से होते हैं। तो उसमें क्या है, वो थिन नजर आते हैं लोग। तो जैसे ज्यादातर खासकर जहाँ पे औरतें जो थोड़ी सी शादीशुदा होती हैं, 40 45 35 साल की ना, वो थोड़ी सी फूल जाती हैं सॉर्ट ऑफ। तो वो साड़ी वाड़ी जब लेने आती है तो उनको वो शीशे में थोड़ा स्लिम नजर आती है खुद को, तो उनको लगता है कि ये हमारे पर अच्छा दिख रहा है, और लाइटिंग वाइटिंग भी अच्छी रहती है ना। तो वहाँ पे वो शोरूम में जितना अच्छा दिखता है असल में इतना अच्छा दिखता नहीं है। तो ये तो तुम लोग जानते होगे। तो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी अच्छी रहती है, और तो अगर किसी का रंग थोड़ा सा सांवला है तो वो गोरा नजर आता है, और ऊपर से कोई मोटा है तो उसको भी पतला करके। तो ये सारे बेचने के तरीके होते हैं। मक्खन लगाना भाई मेरा, हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें लगता है तुम तो फिट हो गए हो ना। खैर, और कई लोगों को, जो लोग मोटे होते हैं उनको थोड़ा सा, कई मतलब जैसे वेट तो बढ़ता ही रहता है सबका, तो जब हम ट्रायल रूम में जाते हैं तो अपने को थोड़ी शर्म भी आती है कि यार मैं कुछ जिम स्टार्ट करता हूँ ना। तो जैसे ही हम कपड़े वपड़े खरीदते हैं, ट्रायल रूम में जाकर के उतारते हैं, देखते हैं अपने आप को चारों तरफ से, तो शर्म आती है कि यार कुछ स्टार्ट करता हूँ रनिंग वनिंग ना। फिर वो 2 दिन में सब धुआं हो जाता है। खैर, ये शोरूम से जुड़ी कुछ बातें थी जो मेरे को याद आ गई एकदम से। तो इसमें M1 होता है, तो तुम्हारा जो ओरिजिनल शेप है तुम्हें वही नजर आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम बड़े नजर आओगे या पतले नजर आओगे, छोटे जो जो तुम एक्चुअल में हो वैसे तुम नजर आओगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो है इसमें 1 होता है, इसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने एक बनाया, तुम चाहो तो देखो, जैसे O का I बन गया, तो अगर मैं इसी को ऐसे कर दूंगा ना, ऐसे कर दूंगा, तो इसका इमेज ऐसे बन जाएगा। क्योंकि अगर इस वाले पॉइंट का यहाँ पे बना है तो इस वाले पॉइंट का भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तुम चाहो तो इसका अलग से बना लो, एक रे यहाँ से भेजी, फिर एक रे ऐसे कर दी, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई, पॉइंट को देख करके हमने कैसे बोल दिया कि M का वैल्यू 1 होगा। पॉइंट को देख करके नहीं बोला है, मैंने बोला है इस वाले पॉइंट का अगर इमेज यहां बनेगा तो जो नीचे वाला जो पॉइंट है उसका भी इमेज यहां बनेगा। कैसे बना सकते हैं, एक रे ऐसे भेजेंगे और एक रे ऐसे, तो यहाँ पे बन जाएगा। तो इससे हम कह पा रहे हैं कि ये जो हाइट है उतना ही हाइट इसका भी आ रहा है, तो M का वैल्यू 1 है। सिर्फ एक पॉइंट का बना करके मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। खैर, चौथी बात जो है यहां पर वो ये आएगी कि ये लेटरली इन्वर्टेड रहता है। लेटरली इन्वर्टेड, लिटरली नहीं है, लेटरली इन्वर्टेड, इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्विक परिवर्तित, पार्श्व परिवर्तित, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तित, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तुमने नाई की दुकान में एक्सपीरियंस किया होगा, मे भी, है ना। नाई की दुकान में धोनी को तुमने लेफ्टी बैटिंग करते हुए देखा होगा, युवराज को राइटी बैटिंग करते हुए देखा होगा। तो तुम चाहो तो देख सकते हो इसमें कि अगर मैं यहाँ पर बी बनाऊं, तो अगर मैं प्लेन मिरर ले लेता हूं तो उसमें ऐसा नजर आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्टेड तुम्हारा जो है वो तुम्हें ये चीजें जो है वो नजर आती है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और कोई प्रॉपर्टी जो ध्यान आ रही हो, मुझे तो कोई ध्यान नहीं आ रही, ठीक है। हालांकि पूछने वाला है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं देख लेता हूं यहाँ पर। हाँ, फेज जो चेंज है ये तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, ये तो मैं तुम्हें वेव्स कराऊंगा तब समझ में आएगा कि फेज में इसमें 180 डिग्री का चेंज आता है, वो बाद में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन जब डेंसर मीडियम से होता है तो फेज चेंज अभी तुम लिख लो सिर्फ कि कला परिवर्तन, यानी कि फेज चेंज जो है वो यहाँ पर, फेज चेंज किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड लाइट में और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो फेज चेंज है वो तुम्हारा जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो फेज चेंज होता है 180 डिग्री। फेज चेंज हिंदी में क्या लेते हैं, कलांतर। किसके बीच में, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में, इंसिडेंट एंड
रिफ्लेक्टेड लाइट। हालांकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो ना लिखो तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, कोई नहीं पूछने वाला अभी तक हमने जो भी किया है वो उसका बहुत कम ही चांस है कि वो क्वेश्चन में वहां से कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन करना तो फंडामेंटल होता ही है। कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को तो बोलेगा नहीं, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम सीखना तो पड़ता ही है अच्छे वाले क्वेश्चंस करने के लिए। अब मैं तुम्हें दो प्रॉपर्टीज ऐसी बताऊंगा बच्चों जिसके ऊपर ही क्वेश्चन प्लेन मिरर का आएगा, तो वहीं पे तुम अटकते हो। अगर तुमने वो दो प्रॉपर्टी करी तो अटकोगे नहीं और सारे सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। अभी तक हमने जो भी किया उसमें कुछ ज्यादा कोई खास बात नहीं वहां से क्वेश्चन, हालांकि देखो क्वेश्चन तो जेईई एडवांस में आया है सिर्फ इस वाली बात से कि आई इज इक्वल टू आर, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, लेकिन वो तुम्हें पहले से भी मालूम था कि आई इज इक्वल टू आर है। वहां पे दिक्कत जो है वो आई इज इक्वल टू आर की नहीं थी, दिक्कत वेक्टर की थी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाला हूं वो अगर तुमने प्रॉपर्टी सीखी तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन से कर पाओगे प्लेन में। प्लेन मिरर में क्या होता है, ज्यादातर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो सर 5th प्रो रीड करना एक बार, 5th जो है वो प्रॉपर्टी रीड करना। 5th प्रॉपर्टी है कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। ऐसे लिख लो, फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज 180 डिग्री। और अगर हिंदी में बोलूं तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में कलांतर 180 डिग्री होता है। इसकी कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में जरूरत पड़ती है फेज वगैरह की, और उसको हम क्या होता है फेज वगैरह उसको एसएचएम और वेव्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि फेज चेंज क्या आ गया, अरे कभी सुना ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कलांतर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फेज चेंज बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी मतलब इमेज की प्रॉपर्टी नहीं कह रहा मैं, रिफ्लेक्शन में मैं एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताने वाला हूं, वो क्या है सुनो जरा। तो प्रॉपर्टी ये है, अगर इंसिडेंट रे को सेम रखते हुए, सेम यानी कि समान, चेंज ना करते हुए, सेम रखते हुए यदि हम मिरर कौन सा है, प्लेन ही पढ़ रहे हैं अभी, तो प्लेन ही है, मिरर को थीटा डिग्री घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाती है। उसी सेंस में अगर तुमने मिरर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, क्लॉकवाइज घुमाया तो क्लॉकवाइज, उसी सेंस में। क्या, अब इसको मैं वेरीफाई कर देता हूं तुम्हारे लिए, इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, हालांकि चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं और वेरीफाई करके आगे मान लेते हैं, चल पड़ते हैं आगे, ठीक है। सब तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे थी, ठीक है। तो तुम्हारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यही होगी, ये इंसिडेंट रे है और यही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। अब तुमने इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया, तुमने इंसिडेंट रे रखी ऐसी की ऐसी, लेकिन तुमने मिरर को रोटेट कर दिया थीटा डिग्री। पहले मिरर तुम्हारा यहां था, अब तुम मिरर को यहां ले गए, कितना रोटेट कर दिया, थीटा डिग्री रोटेट। अगर तुमने मिरर को थीटा रोटेट कर दिया तो इसका नॉर्मल भी थीटा डिग्री रोटेट हो गया। इंसिडेंट रे अभी भी वहीं की वहीं है, इंसिडेंट रे अभी भी ऐसे आ रही है, तुम्हारा मिरर भी क्या हो गया, थीटा डिग्री। मिरर, अगर तुमने मिरर को थीटा घुमाया तो इसका नॉर्मल भी, पहले नॉर्मल यहां पे था, तो अगर मिरर को थीटा घुमाओगे तो नॉर्मल भी क्या घूम जाएगा, थीटा घूम जाएगा, थीटा हो गया। इंसिडेंट तुमने वही रखी है, लेकिन इंसिडेंट एंगल चेंज हो गया, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो है वो कौन सी दो रेज के बीच में होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। तो दोनों में से एक को बदलोगे तो इंसिडेंट एंगल बदल जाएगा। इंसिडेंट रे अभी भी वैसी की वैसी है, लेकिन क्योंकि नॉर्मल बदल गया तो इंसिडेंट एंगल बदल गया। पहले इंसिडेंट एंगल कितना था, 0, अब कितना हो गया, थीटा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड होगी। तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे जो पहले ऐसे जा रही थी, अब वो कितना मुड़ गई, वो अब यहां से 2 थीटा डिग्री के एंगल पे होगी। यही हम कह रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे को सेम रखते हुए, इंसिडेंट रे ऐसी थी तो इसको ऐसे ही रखा, मिरर को थीटा घुमा दिया, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, तो रिफ्लेक्टेड रे उसका डबल घूम गई उसी डायरेक्शन में। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गई यहां से, तो पहले अब तुम कहोगे सर रिफ्लेक्टेड रे तो तुम्हारा इतना कहां घूमी है, देख पा रहे हो ना तुम कि रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी 2 थीटा डिग्री घूम गई, किससे, अपने इनिशियल डायरेक्शन से, इनिशियल ऐसे जा रही थी और अब यहां से 2 थीटा के एंगल पे जा रही है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल 2 थीटा है, मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे अपनी इनिशियल डायरेक्शन से अब 2 थीटा डिग्री घूम गई है, ठीक है। आधे लोग बोलते हैं सर थीटा ही तो घूमी है, 2 थीटा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इनिशियल ये था और अब फाइनली यहां जा रही है, तो 2 थीटा डिग्री घूम गई है। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अक्सर लोग जो है वो इस प्रॉपर्टी का जो है वो एप्लीकेशन नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं,
प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं इसको। ये याद करने की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अप्लाई करने की प्रॉपर्टी है, और इससे मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाता हूँ कि तुम्हारे क्वेश्चंस जो है वो कितने ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ बच्चों, देखो जरा। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। सपोज करो तुम जंगल में गए, दो दोस्त गए, लेट से मनीष गया अपना, और एक हम ले लेते हैं कि दीपेश को ले लें, क्योंकि दीपेश थोड़ी बेइज्जती करनी है, तो दीपेश है भी नहीं, तो बेइज्जती करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जंगल में गए और वो एकदम से एक ट्रैप के अंदर गिर गए, और ट्रैप बहुत ही स्टीप है, ऐसे। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लेता हूँ, हाँ, तो ट्रैप कुछ ऐसे बहुत ही स्टीप है, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर से उड़ा देता हूँ थोड़ा सा, खटक खटक खटक, ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राउंड था तुम्हारा, जाहिर सी बात है इसके अंदर तुम गिर चुके हो। ठीक है, इसके अंदर अपना दीपेश जो है वो गिर चुका है, और दीपेश ऐसे, और नीचे कीचड़ विचड़ भी हम बना सकते हैं, है ना, कीचड़, क्योंकि मल मूत्र तो होगा ही होगी वहां पे, बारिश वारिश होती है तो इसमें पानी पुनी तो गिर ही होगा। ठीक है, और अपना दीपेश ऐसे उल्टा करके यहाँ पे गिर गया इसके अंदर। ठीक है, अब मनीष को जो है वो इसको देखना है, और जो सनलाइट है वो ऐसे आ रही है 45 डिग्री के एंगल, सनलाइट ऐसे आ रही है 45 डिग्री के एंगल पे, ये आ रही सनलाइट। अरे यार इतने सारे ये व्हाट्सएप, सनलाइट आ रही है 45 डिग्री एंगल पे। तो पूछा है कि वर्टिकल से किस एंगल पर मनीष जो है वो मिरर को होल्ड करे। मनीष का से एक मिरर है, तो पूछा है वर्टिकल से किस एंगल पर मिरर को, मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर ही पढ़ रहे हैं, मिरर को होल्ड करे टू सी दीपेश। ठीक है, ये दीपेश है, तो बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा, एक बात तो तय है कि अगर उसको दीपेश को देखना है जो कि नीचे है, तो रेज को वर्टिकली डाउनवर्ड भेजना पड़ेगा, है ना। अगर रेज वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगी तो ही वो दीपेश को देख पाएगा बेसिकली। ठीक है, तो उसको रेज को वर्टिकली डाउनवर्ड भेजना है, तो बताओ वर्टिकली डाउनवर्ड भेजने के लिए यहाँ पर हम जो है कितने एंगल पर रखें मिरर को। देखो, अब अगर तुम करने की कोशिश करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैसे सोल्यूशन करते हैं, देखो जरा कितना इंटरेस्टिंग इसका सोल्यूशन है। अगर तुमने, अब बच्चे क्या है उस प्रॉपर्टी को याद करके बैठ जाते हैं, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि बताओ कि इंसिडेंट रे को अगर सेम रखते हुए मिरर को थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी। बच्चे तुम्हारे क्या है, अब तो तुम खैर 12वीं में हो गए, लेकिन 11वीं वाले बच्चों की टेंडेंसी ही रहती है, आंसर कुछ आया है 22.5 डिग्री, चेक करेंगे मृदुल। तो 11वीं वाले बच्चों की टेंडेंसी ही रहती है, 11वीं वाले बच्चों की टेंडेंसी क्या रहती है, खासकर जो 10वीं से आए होते हैं। ठीक है, अब तो तुम 12वीं में हो गए, थोड़े स्मार्ट हो गए मे भी, कि वो चीज को याद करके बैठ जाते हैं कि एज इट इज एग्जाम में आएगी, नहीं उसका एप्लीकेशन आता है। तुम इंजीनियर का मतलब ही क्या है कि तुम्हें उसको अप्लाई करना है। ठीक है, वो तो तुम डॉक्टर का काम होता है कि जो चीज ज्ञान जैसा उसने लिया है उसको अप्लाई नहीं करना होता है आमतौर पर, उसको तो खैर प्रैक्टिकली करना होता है। तुम्हें जो चीजों को जो है वो जो भी तुम्हारा ज्ञान है उसको अप्लाई करना होता है, यही तो बेसिकली तुम्हारा इंजीनियर का जो है वो काम होता है। तो तुम्हें क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही काम करना है, जो तुम्हारी नॉलेज है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो कैसे काम करेंगे। तुमने मिरर को ऐसे होल्ड कर लिया, भाई अगर तुम मिरर किसी और एंगल पे होल्ड करोगे तुम देख नहीं पाओगे क्या कहानी घटने की। रेज आ रही है ऐसी, कितने पे आ रही है, 45 डिग्री पे आ रही है, तो यहां से 45 डिग्री, तो यहां से भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो अगर ये रेज आ रही है तो ऐसे ही मुड़ जाएंगी। ये तुम्हारी इंसिडेंट थी, ये तुम्हारी इफेक्टेड होगी, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए ये तुम्हारी जा रही है, जा रही है, और तुम्हारा डिजायर्ड डायरेक्शन जो है वो ये तुम्हारा क्या है, डिजायर्ड डायरेक्शन, डिजायर्ड डायरेक्शन तुम्हें भेजनी यहां पर है। ठीक है, थोड़ा सा लिखा गया, खैर डिजायर्ड है, डिजायर्ड है, तुम्हें भेजनी यहां पर है। तो तुम कितना इसको मोड़ना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे 45 डिग्री मुड़ जाए, तो तुम क्या करोगे, हम चाहते हैं यहां पर, हम क्या चाह रहे हैं यहां पर कि रिफ्लेक्टेड रे 45 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में मुड़ जाए, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाए, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, हम मिरर को 45/2, तो हम मिरर को उसका आधा यानी कि 45/2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देंगे, लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये तुम्हारा मिरर जो है, अगर तुम इसको 45 डिग्री मोड़ोगे एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये वाला मिरर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया? 45/2 यानी कि 22.5 डिग्री। तो ये यही एंगल हमसे पूछा है इसने कि वर्टिकल से कितना एंगल होगा। तो वर्टिकल से हमारा जो एंगल है ना, वो कितना आ गया? अभी मैंने इसको 45 डिग्री ऐसे मोड़ दिया ना, कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो मैंने इसको, एंगल ये हो गया, मैंने मोड़ा इसको ऐसे, ठीक है, मोड़ा मैंने इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्लॉकवाइज तो नहीं हो गया? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मोड़ दिया, तो 45/2 डिग्री जो है हमारा यहाँ पर, यानी 22.5 डिग्री निकल करके आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बड़ा आसान हो जाता है अगर तुम इसको, अगर तुम्हें मालूम नहीं है ना। आमतौर पर इस वाले एप्लीकेशन को हमें कब करना होता है? जब हमें डायरेक्शन दे रखा हो कि तुम्हें फाइनल रे यहाँ भेजना है, तो हम इस वाली चीज का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, तुम उसको करने की कोशिश करना, तुम्हें बात समझ में आएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और है हमारा, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि ये 2 मिरर हमें दे रखे हैं, पता नहीं हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन करना ही है हमें। ये हमें 2 मिरर दे रखे हैं, सॉरी मैंने मिरर गलत बना दिया। एक और आया है सर, प्रीवियस स्क्रीन। ओहो, लो भाई प्रीवियस स्क्रीन। चलो, तो ये यहां पर हमने मिरर एक लिया ऐसे, और दूसरा हमने मिरर लिया ऐसे, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल था थीटा, है ना। एक रे आ रही है ऐसे, कितने पे? 45 डिग्री पे। पूछा है थीटा कितना हो कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे वर्टिकली अप जाए। ये तो सर दूसरा बंदा फ्लैशलाइट जला लेता, इतना मैथमेटिक्स क्यों उसने किया? नहीं, उसका तो फिर मुंह नीचे है, कहां से जलाएगा फ्लैशलाइट वो। ठीक है, देखो जरा, अब टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए मैं तुम्हें समय नहीं दे रहा हूं, मैं खुद ही कर देता हूं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हमें करना है, फिर हमारे 2 मिनट ही रह गए, बल्कि 1 मिनट 49 सेकंड। तो पूछा थीटा कितना हो कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे वर्टिकली अप जाए। अब तुम यहां पे तो सोल्व कर लोगे, इसको 45 पे भेज दोगे, लेकिन आगे तो फंस जाओगे ना। अब कितने पे यह इंसिडेंट होगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको कंफर्टेबल पोजीशन में रख लेते हैं, ऐसे ऐसे। अब तुम इस रे को लेकर के आए हो 45 पे। अब ये यहां पे जाएगी, कितने पे जाएगी? 45 पे ही जाएगी। आगे भी कितने पे इंसिडेंट होगी? 45 पे। यहां पे कितने पे जाएगी? 45 पे। कितना आसान हो गया। जा यहां पे रही है, भेजनी कहां है? यहां। ये डिजायर्ड है, वर्टिकली अब भेजनी है ना, ये डिजायर्ड हो गई, यहां पे जा रही है। यहां पे कितना मोड़ना चाहते हो? 45 डिग्री। तो मिरर को कितना मोड़ दोगे? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि हम चाह रहे हैं यहां पर कि 45 डिग्री मुड़े, तो मिरर को हम कितना मोड़ देंगे? मिरर को 45/2 मोड़ देंगे। कौन सी डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? शायद एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि हम रे को भी ऐसे ही मोड़ना चाहते हैं ना। तो तुम्हारा फिर ये अगर तुम 45/2 मोड़ दिया तो एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल तुम्हारा हो गया 45/2, है ना। तो दोनों मिरर के बीच एंगल कितना हो गया? थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? थीटा का वैल्यू आ जाएगा 90, है ना। ये एंगल हो गया 90, तो ये 90 हो गया, प्लस में 45/2, यानी कि शायद ये 22.5, तो शायद 112.5 डिग्री जो है ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। होपफुली तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे इसको एप्लीकेशन करते हैं। इसको फॉर्म, इस प्रॉपर्टी को रटना नहीं है, इसको अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है? जब तुम्हें डिजायर्ड डायरेक्शन मालूम हो, है ना, और तुम्हारी रे कहीं और जा रही हो, तो तुम उसको मोड़ सकते हो अपने हिसाब से।